नमस्कार, स्वागत है आपका प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजी पर। मैं यश तिवारी आज आप सभी के सम्मुख उपस्थित हुआ हूँ दी एस्ट्रोलॉजी शो के एपिसोड नंबर 158 को लेकर। दी एस्ट्रोलॉजी शो में मैं आप सभी दर्शकों के द्वारा पूछे गए प्रश्नों के जवाब देता हूँ। वो प्रश्न ज्योतिष से संबंधित हो सकते हैं, आपकी जन्म कुंडली की प्लैनेटरी पोजीशन से संबंधित हो सकते हैं, किसी भी तरह का ज्योतिषीय उपाय या कोई भी प्रश्न जो कि आपके मन में ज्योतिष की फील्ड से संबंधित, ऑकल्ट साइंस की फील्ड से संबंधित, ज्योतिषीय उपायों से संबंधित उत्पन्न होता है, उन प्रश्नों के जवाब आप मुझसे इस कार्यक्रम के माध्यम से पा सकते हैं। क्या करना होगा आपको अपने प्रश्नों को पूछने के लिए? इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर के आप अपने नाम के साथ में अपने एक स्पेसिफिक प्रश्न को दे दीजिए। फिर जैसे ही दी एस्ट्रोलॉजी शो के अन्य एपिसोड्स आते हैं, उन एपिसोड्स में मैं आप सभी दर्शकों के द्वारा पूछे गए प्रश्नों के जवाब को लेकर के उपस्थित हो जाऊंगा। यदि आप इस कार्यक्रम को देखते हैं और इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इन फ्यूचर जो भी कंटेंट मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किया जाता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यदि इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में शेयर करें ताकि और भी लोगों का लाभ और उसका माध्यम आप सभी दर्शक बने। अपने वार्षिक राशिफल 2026 के विषय में जानने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो शुरुआत में प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है उसको अवश्य ही चेक कर लीजिएगा। उस प्लेलिस्ट में आपके लग्न एवं आपके राशि के अनुसार आपके पूरे वर्ष के हाल को तैयार करके अपलोड किया जा चुका है। क्या उपाय आपको करने चाहिए जिनसे आपका ये वर्ष बेहतरीन बन सके, इस विषय में भी चर्चा उन वीडियोज़ के अंत में की गई है। तो अवश्य ही इस कार्यक्रम को देखने के बाद में उस प्लेलिस्ट को चेक कर लीजिएगा। अब हम बिना विलंब किए अपने आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। और आज के इस कार्यक्रम का जो पहला प्रश्न है यह है पारुल मेहता जी। इन्होंने लिखा है कि मेरी कुंडली के 9th भाव में गुरु, शुक्र और केतु बैठे हैं। देखिए, गुरु, शुक्र और केतु की युति के विषय में यदि आप जानना चाह रहे हो तो ज्योतिष शास्त्र में गुरु और शुक्र की युति को बहुत श्रेष्ठ माना गया है। वैसे तो ये दोनों ही ग्रह आपस में मित्रवत व्यवहार नहीं रखते हैं, एक देवों के गुरु हैं और एक दैत्यों के गुरु हैं, लेकिन फिर भी भाग्य भाव में इन दो शुभ ग्रहों का होना जातक के जीवन काल में उसको उसके भाग्य का साथ मिलता रहता है। और नवम भाव में यदि गुरु हो तो जन्म कुंडली के 200 दोषों का शमन ये वैसे भी कर देते हैं। गुरु और शुक्र के साथ में केतु की युति बनी हुई है तो कहीं ना कहीं व्यक्ति आध्यात्मिक सोच वाला, आध्यात्मिक सोच को लेकर के आगे बढ़ने वाला, आध्यात्मिक दृष्टिकोण से इसको अच्छा माना जाएगा। जातक आध्यात्मिक क्षेत्र में चल करके अपने जीवन काल में सफलताओं को अर्जित करता है, विवाह के उपरांत अच्छा भाग्योदय देखने में मिलता है। अब यदि आपने लग्न बता दिया होता तो इसका फल कथन आपको और प्रॉपरली देखने में मिल जाता। अगला प्रश्न जो है यह है लीगल लेंस आईडी है ये। इनका प्रश्न है कि व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ वीनस महादशा एंड केतु अंतरदशा विर्गो असेंडेंट। क्या ये आइसोलेशन, लोनलीनेस एक्सेट्रा लाएगा? वीनस इन्होंने कहा है कि 12th हाउस में है और केतु 4th हाउस में है और कन्या लग्न की कुंडली बनती है। तो देखिए, कन्या लग्न की कुंडली के 12वें घर में तो सिंह राशि आएगी, सिंह राशि में शुक्र बैठे हैं और चतुर्थ भाव में तो मतलब 6, 7, 8, 9 धनु राशि में चतुर्थ भाव में केतु बैठे हैं जाके। केतु की 9वीं दृष्टि 12वें भाव में बैठे हुए शुक्र पर पड़ रही है। तो इनका कहना है कि क्या ये आइसोलेशन और लोनलीनेस लाएगा? देखिए, अब धन भाव का मालिक 12वें भाव में बैठा हुआ है जा करके, तो जब धनपति 12वें भाव में जाकर के बैठे तो जातक के पास में धन नहीं टिकता है। और 12वें का शुक्र अति विशिष्ट कारक है, व्यक्ति को अति सौभाग्यशाली बना देता है। भाग्यपति भी जाकर के 12वें भाव में बैठे हैं तो कहीं ना कहीं जातक को एकांत में रहने की इच्छा हो, इस बात को प्रदर्शित करता है। तो ये व्यक्ति के अंदर की भावनाओं को ही इस तरह से दिखा रहा है कि व्यक्ति कुछ हद तक आइसोलेशन में रहना पसंद करे। मजबूरी, विषाद, लोनलीनेस वाली स्थिति यहाँ पर नहीं दिख रही है। तो ठीक है, बस धन संचित होने में परेशानियाँ आनी चाहिए। और चतुर्थ में केतु हैं, क्योंकि चौथे भाव में केतु हैं तो व्यक्ति कहीं ना कहीं ओवर थिंकिंग करता है, अपने अंदर जाकर के ज़्यादा सोचना, अपने अंदर ही अंदर उसके मन में कई ख्याल उत्पन्न होते रहते हैं, ओवर थिंकिंग करता है। ओवरऑल आप ये समझ सकते हो। और अगला प्रश्न जो है ये भी आईडी है फ्लाइंग ड्रीम बोट। इन्होंने लिखा है कि 4th हाउस में राहु हो मकर राशि में और शनि की 7th दृष्टि हो तब क्या होता है? 4th हाउस में राहु बैठे हैं मकर राशि में, यानी कि तुला लग्न की कुंडली है, और शनि बैठे हैं कर्क राशि में जाकर के, तो यहाँ तो शनि केतु की युति हो गई ना। जातक के जीवन काल में उसके कार्य क्षेत्र में सदैव उतार चढ़ाव की स्थिति बनी रहेगी और संभावना इस बात की है कि ऐसा जातक ज्योतिष में भी रुचि लेता हो। चतुर्थ भाव में राहु होने के चलते माता के स्वास्थ्य में परेशानियाँ, मानसिक अशांति, चित्त की अशांति, प्रॉपर्टी इत्यादि को लेकर के लीगल मैटर की स्थितियाँ बन सकती हैं। चतुर्थ भाव में यदि राहु हो तो व्यक्ति के साथ में या तो धोखा हो जाता है या तो वो धोखा करने वाला होता है। स्वार्थ सहित होते हैं, स्वार्थ रहित नहीं होते ऐसे लोग। और दशम भाव में शनि केतु की युति को भी अपन बहुत ज़्यादा फेवरेबल नहीं मानेंगे।
इनफैक्ट चतुर्थ भावस्थ राहु पर जब शनि की दृष्टि पड़ती है तो ये माता के साथ में संबंधों की खराबी या माता से अलगाव को प्रदर्शित करता है और प्रॉपर्टी को लेकर के भी कुछ ना कुछ लीगल मैटर बने, इस बात की पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं इस केस में। और अगला प्रश्न जो है यह है सोनिया खंडेलवाल जी, इन्होंने लिखा है कि धनु लग्न में गुरु नीच का है तो क्या पुखराज पहन सकते हैं। देखिए, गुरु धन भाव में जाकर के नीच के हो रहे हैं। अब आपको गुरु की डिग्री देखनी होगी कि किस अंश पर नीच के हुए हैं, किस ग्रह के नक्षत्र में नीच के हुए हैं, शनि की क्या पोजीशन है और जिसके नक्षत्र में वो संचरण कर रहे हैं, सूर्य चंद्रमा या मंगल में, इन ग्रहों की क्या स्थिति है, नवमांश में गुरु की क्या स्थिति है, नवमांश में शनि की क्या स्थिति है और जन्म कुंडली में गुरु जिस ग्रह के नक्षत्र में संचरण कर रहे हैं उस ग्रह की नवमांश में क्या स्थिति है, द्वितीय भाव में जो आपके गुरु नीच के हुए हैं उन पर किन ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है। इन सब चीज़ों को देखने के बाद में आप गुरु के रत्न को धारण कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, इस पर विचार किया जाएगा। और सबसे पहले तो देखिए क्या होता है ना, जब आप किसी भी जेमस्टोन को धारण करना चाहते हो ना, अब पुखराज जैसा जेमस्टोन है, एक कॉस्टली जेमस्टोन है, तो इस तरह के जेमस्टोन को धारण करने से पहले आपको ज्योतिषीय परामर्श अवश्य ही ले लेना चाहिए, अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करा लेना चाहिए, उसके बाद ही आपको जेमस्टोन की तरफ आगे बढ़ना चाहिए, बाकी आपकी मर्जी। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो है ये है रिपुन रानी जी, इन्होंने लिखा है कि लग्नेश एंड सप्तमेश जन्म कुंडली या नवमांश में कोई भी भाव में एक साथ बैठेंगे तो अच्छा या बुरा रिजल्ट देते हैं। देखिए, लग्नेश और सप्तमेश की युति को श्रेष्ठ तो माना ही जाता है, कहीं ना कहीं ये विवाह उपरांत आपके जीवन साथी के साथ में अच्छे संबंधों को प्रदर्शित करती है। बट अब ये निर्भर करता है कि लग्नेश और सप्तमेश कौन से ग्रह हैं। जैसे यदि मेष लग्न की कुंडली है तो मंगल शुक्र की होती है, कहना नहीं है। और वृषभ लग्न की कुंडली है, मंगल शुक्र की युति है, कहना नहीं है। मिथुन लग्न की कुंडली है, बुध और गुरु की युति यदि बन जाती है तो इसको भी श्रेष्ठ माना जाता है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव की स्थिति बनती है। अब लेकिन कर्क लग्न की यदि कुंडली बन जाए तो शनि और चंद्रमा की युति होगी तो ये आपसी सामंजस्य को तो दिखाएगा लेकिन विवाह उपरांत मानसिक अशांति को बढ़ा देगा। सिंह लग्न की कुंडली होगी, सूर्य और शनि की युति बन जाए तो ये भी विवाह उपरांत कहीं ना कहीं जीवन साथी के द्वारा ही अपमानित होने का योग बन जाता है, तो ये अच्छा नहीं माना जाएगा इसको। कन्या लग्न की कुंडली है, फिर बुध गुरु की युति हो गई। तुला लग्न की कुंडली है, मंगल शुक्र की युति हो गई, अच्छा हो जाएगा। वृश्चिक लग्न की कुंडली है, फिर मंगल शुक्र की युति हो गई। धनु लग्न की यदि जन्म कुंडली बनती है तो गुरु बुध की युति बन जाएगी। फिर मकर लग्न की कुंडली बनती है, फिर वही प्रॉब्लम आएगी कि शनि चंद्रमा की युति तो जो वहाँ बताया था वो यहाँ पर होगा। कुंभ लग्न में भी यही स्थिति बन जाएगी कि शनि और सूर्य की युति बन जाएगी। तो ये डिपेंड करेगा, यदि 4 लग्न हैं, कर्क लग्न, सिंह लग्न, मकर लग्न और कुंभ लग्न, अगर ये 4 लग्न बन रहे हैं तो लग्नेश और सप्तमेश की युति को अपन बहुत ज़्यादा श्रेष्ठ नहीं मानेंगे। लेकिन यदि इसके अलावा कोई और लग्न बन रहे हैं तो इस युति को फिर श्रेष्ठ माना जाएगा। मंगल और शुक्र की युति जहाँ पर 4 लग्नों में बन रही है, जैसे मेष, वृषभ, तुला और वृश्चिक, इनमें यदि मंगल शुक्र की युति जैसे बन रही है तो मंगल शुक्र की युति में कहीं ना कहीं चरित्र की कमजोरी देखने में ज़रूर मिलती है। लेकिन यदि ये युति शुभ ग्रह के नक्षत्र में बन रही हो, इस युति पर शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ जाए, भाग्येश पंचमेश की दृष्टि पड़ जाए, तो कोई बहुत ज़्यादा चिंता की ज़रूरत नहीं होती और ये सुखद दाम्पत्य को ही कहीं ना कहीं प्रदर्शित करती है। और नवमांश में भी आप इस रूल को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो प्रिय दर्शकों, इतने ही प्रश्नों को द एस्ट्रोलॉजी शो के एपिसोड नंबर 158 के लिए सिलेक्ट किया गया था और इतने ही प्रश्नों के जवाब को लेकर के आज मैं आप सभी के सम्मुख उपस्थित हुआ था। आशा करता हूं कि जितने भी लोगों के प्रश्नों के जवाब मैंने इस कार्यक्रम के माध्यम से दिए वो सभी लोग संतुष्ट होंगे। यदि आप इस कार्यक्रम को देखते हैं और इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इन फ्यूचर जो भी कंटेंट मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किया जाता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यदि इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में शेयर करें ताकि और भी लोगों का लाभ और उसका माध्यम आप सभी दर्शक बने। अपने प्रश्न को इस कार्यक्रम में सम्मिलित कराने के लिए आप अपने नाम के साथ में अपने एक स्पेसिफिक प्रश्न को दे दीजिए। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही रखते हैं। नमस्कार।